मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो इस ट्रांसफ़र विंडो में कल का दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग था। पहले न्यूज़ ये आई कि यूनाइटेड और चेल्सी एक फ़ी एग्री कर चुके हैं। चेल्सी के मिडफील्डर एंड्रे सैंटोस के लिए अराउंड 50 मिलियन यूरोज़ यूनाइटेड पे करेगी ब्राज़ीलियन मिडफील्डर को साइन करने के लिए। सैंटोस जो कि 22 साल के हैं और वो चेल्सी ने उन्हें 2 साल पहले साइन किया था 10 मिलियन में, और 1 साल वो फ्रांस में स्ट्रासब्रो में ऑन लोन रहे थे, जहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और वो एक्चुअली लीग आके यंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने थे। उसके बाद चेल्सी ने उन्हें वापस बुलाया। लास्ट सीज़न वो चेल्सी के लिए खेले और चेल्सी के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो मेजर रीजन्स हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से चेल्सी ने ये प्लेयर अपने एक राइवल क्लब को सेल किया है। और पहला रीज़न ये है कि सैंटोस को वो रेगुलर प्लेइंग मिनट्स गारंटी नहीं कर सकते इस चेल्सी की टीम में, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एंजो फर्नांडिस और मोइस काइसेडो जैसे प्लेयर्स हैं। और फर्नांडिस जो कि लग रहा था कि अर्लियर इस विंडो में कि शायद रियल मैड्रिड जा सकते हैं, वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि रियल मैड्रिड ने खुद ही इस चीज़ से मना कर दिया है कि वो इस प्लेयर को साइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूर ये कंसर्न सैंटोस को था कि उनको शायद वो रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से ये ट्रांसफ़र पॉसिबल हुआ। और दूसरे रीज़न ये है कि चेल्सी के जो ओनर्स हैं ब्लू को, उनकी एक स्ट्रैटेजी ये है कि वो यंग प्लेयर्स को कम प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं और फिर जब 2-3 साल बाद जब वो थोड़े डेवलप हो जाएं, उनकी मार्केट वैल्यू जब बढ़ जाए तो ज़्यादा प्राइस पे बेचना। और सैंटोस उसी का एक एग्जांपल है। 2 साल पहले उन्हें 10 मिलियन के करीब में ख़रीदा था चेल्सी ने, और अब जबकि उनकी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है तो उन्हें 50 मिलियन पे, तो बेसिकली एट अ प्रॉफिट चेल्सी ने बेच दिया है। अब अगर यहाँ पे यूनाइटेड की बात करें तो ऑलरेडी वो एक फ़ी एग्री कर चुके हैं अटलांटा के साथ एडरसन के लिए। एडरसन भी एक ब्राज़ीलियन मिडफील्डर हैं, तो अगर एडरसन साइन हो जाते हैं तो ये यूनाइटेड की दूसरी साइनिंग होगी। हालांकि एडरसन की अगर बात करें तो अब इस ट्रांसफ़र को लेकर मेजर डाउट सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनका पहले एक मेडिकल यूएसए में हो चुका है, लेकिन यूनाइटेड अभी श्योर नहीं है और वो उनका एक मेडिकल मैनचेस्टर में भी करना चाहते हैं। तो अभी वर्ल्ड कप से ब्राज़ील बाहर हुई है और शायद एडरसन अभी अवेलेबल ना हो मेडिकल के लिए, लेकिन एक बार जब उनका मैनचेस्टर में मेडिकल होगा कम्प्लीटली और यूनाइटेड जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी वो डील आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर एडरसन भी साइन हो जाते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनाइटेड ने 2 मिडफील्डर साइन किए हैं जो कि दोनों ही ब्राज़ीलियंस हैं। और इसको लेके अब थोड़ा सा कंसर्न जो है वो मुझे दिख रहा है। लेकिन इससे पहले बात करें तो कल एक न्यूज़ और आई थी, और वो इस ट्रांसफ़र के बाद आई, और वो ये थी कि रियल मैड्रिड के जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं ऑरेलियन चुआमेनी, वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं फॉर 5 मोर ईयर्स, डेफिनेटली फॉर मोर सैलरी, ज़्यादा अच्छे बोनसेस के साथ। और ये एक ऑब्वियसली ट्रांसफ़र विंडो में बहुत रेगुलरली होता है, स्पेशली विथ यूनाइटेड, कि जो बड़े क्लब के प्लेयर्स होते हैं वो कई बार अपना नाम यूनाइटेड के साथ इसलिए भी जोड़ते हैं उनके एजेंट्स, ताकि वो उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और वो ज़्यादा सैलरी अचीव कर सके। और चुआमेनी के साथ भी जो एक लिंक्स इस ट्रांसफ़र विंडो की शुरुआत से ही जुड़ रहे थे यूनाइटेड के साथ, अब कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ एक प्लॉय था टू गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हूँ कि चुआमेनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो रियल मैड्रिड नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भले ही उनकी और फेडे वॉलवर्डे की लड़ाई हुई थी लास्ट सीज़न, और उसके बाद लग रहा था कि इनमें से एक प्लेयर तो ज़रूर ही रियल मैड्रिड छोड़ देगा। और वॉलवर्डे जो कि कैप्टन हैं इस टीम के, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस टीम को छोड़ेंगे, तो चुआमेनी के ही निकलने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही रियल मैड्रिड ने जोसे मरीनियो को अपॉइंट किया, ये साफ था कि मरीनियो चुआमेनी जैसे प्लेयर को कभी भी जाने नहीं देंगे। अब ये न्यूज़ आने के बाद से एज ए यूनाइटेड फ़ैन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड भी हूँ, क्योंकि मिडफील्ड के ऑप्शंस, स्पेशली जो एलीट मिडफील्डर्स के जो ऑप्शंस हैं इस ट्रांसफ़र विंडो में अब लिमिटेड से ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो गए हैं। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि सैंटोस साइन हुए हैं, जो कि एक नंबर 6 हैं, जो कि अच्छे बॉल कैरियर हैं, और इन सम वेज़ कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि बॉल विनिंग एबिलिटी उनकी अच्छी है और वो गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं।
और एडरसन की बात करें तो एडरसन भी एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, वो भी एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। हालांकि उनकी ट्रांसफ़र अभी डन नहीं है और अभी भी कंसर्न है, हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ भी हो जाए। तो लेकिन अगर यूनाइटेड ये 2 प्लेयर साइन करता है तो अराउंड 100 मिलियन आपने 2 प्लेयर से स्पेंड किए हैं, और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये मिडफील्ड बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। लाइक दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द मिडफील्ड। अब अगर लास्ट ट्रांसफ़र विंडो की हम बात करें तो यूनाइटेड ने अपने अटैक पे फोकस किया था और शेस्को, एम्बोमो और कूनिया जैसे प्लेयर साइन किए थे, जो कि ऑन पेपर भी दिख रहा था कि क्वालिटी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। और इवन सीज़न शुरू होने से पहले ही लग रहा था कि ऑलरेडी अटैक हमारा काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। और जब लास्ट सीज़न शुरू हुआ और हमने तीनों के परफॉर्मेंसेस देखे तो उन्होंने दिखाया भी कि बेटर प्लेयर साइन करने से कैसे आपकी टीम की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जहां 2024-25 के सीज़न में यूनाइटेड 60 गोल भी स्कोर नहीं कर पाई थी, पिछले सीज़न उन्होंने अराउंड 70 गोल्स सिर्फ प्रीमियर लीग में स्कोर किए, और इन तीनों ही प्लेयर्स ने 10 से ज़्यादा गोल स्कोर किए थे। तो और इस सीज़न पूरा फोकस मिडफील्ड पे था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मिडफील्डर्स ऐसे साइन किए जाएं जो इस टीम की सीलिंग को इम्प्रूव करें। और ये स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए इसलिए है क्योंकि इस सीज़न बहुत अच्छे मिडफील्डर्स मार्केट में अवेलेबल थे, इवन अभी भी अवेलेबल हैं। आई मीन इमेजिन इन ए मार्केट जहाँ पे एलियट एंडरसन अवेलेबल हों, एडम वॉर्टन अवेलेबल हैं, टोनाली, ब्रूनो गिमराइज, बलेबा, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स, मैथेस फर्नांडिस जैसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। और अगर ओवरसीज़ बात करें तो मानू कोने, लमीन कमारा, बहुत सारे ऐसे मिडफील्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत टॉप क्वालिटी के हैं और आपकी मिडफील्ड की सीलिंग को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। इतने अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल होने के बाद अगर आपकी मिडफील्ड साइनिंग एडरसन और आंड्रे सांटोस है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है फॉर इनियोस। अब इसके बाद मुझे लगता है कि 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि यूनाइटेड के पास अभी भी ऑप्शन है एडरसन की ट्रांसफ़र ऑफ करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान होगा क्लब का कि हम एडरसन और सैंटोस साइन करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और यूनाइटेड अपने फेवरेट टारगेट लैंड नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि उन्हें एडरसन का ट्रांसफ़र ऑफ कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, और नए प्लेयर्स पे फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक इसमें तो प्लेयर क्रिस्टल पैलेस के एडम वॉर्टन होने चाहिए। ना वॉर्टन विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, स्पेशली जिस तरह की फ़ीस पे स्पर्स ने मैथेस फर्नांडिस और टोनाली को साइन किया है। लेकिन वॉर्टन के लिए मुझे नहीं लगता इस समय कोई और क्लब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यूनाइटेड के पास एक फ्री हैंड होगा नेगोशिएशंस में, और अराउंड 80 to 90 मिलियन में वो एडम वॉर्टन को साइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत मच बेटर ऑप्शन है एडरसन जैसे प्लेयर को साइन करने का फॉर 40 to 45 मिलियन, कि आप थोड़ा पैसा और खर्च करें और एक एलीट लेवल मिडफील्डर साइन करें। जो दूसरे प्लेयर जिनकी तरफ मुझे लगता है यूनाइटेड को देखना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको ओवरसीज़ देखना चाहिए। और मेरी नज़र में जो प्लेयर है वो एंजेलो स्टीलर हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात किया था एक वीडियो में कि वो जर्मन मिडफील्डर है। उन्हें बहुत लोग हैं कि यंग टोनी क्रोस भी कहते हैं। हालांकि उनका गेम टोनी क्रोस से थोड़ा अलग है, वो ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड हैं और ही कैन बी दैट सिटिंग डीप डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि अलाउ करेगा प्लेयर्स लाइक कोबी मेनो या इवन सैंटोस या ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर्स को अटैक करने का या मोर बॉक्स टू बॉक्स खेलने के लिए। अगर स्टीलर आप साइन नहीं करना चाहते तो मानू कोने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन दीज प्लेयर्स विल नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, अराउंड 50 to 60 मिलियन में ये प्लेयर्स आप साइन कर सकते हैं, और 80 to 90 मिलियन में आप एडम वॉर्टन साइन कर सकते हैं। और अगर एट द एंड ऑफ दिस विंडो आपका मिडफील्ड साइनिंग्स आपकी सैंटोस, वॉर्टन और स्टीलर जैसे प्लेयर्स होते हैं तो फिर कह सकते हैं कि आपने अपनी सीलिंग इम्प्रूव की है। लेकिन देखना ये कि क्या इनियोस ऐसे प्लेयर्स की तरफ देख रहा है या सिर्फ वो पेनी पिंचिंग ही कर रहे हैं और हम सिर्फ एवरेज प्लेयर्स साइन करके रह जाएं। लेकिन अभी तक मैं देखूं तो मैं डिसअपॉइंटेड हूं और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूं इस ट्रांसफ़र विंडो को लेके, क्योंकि अगर माइकल कैरिक को एक अच्छा ट्रांसफ़र विंडो नहीं दिया गया तो अगला सीज़न एक डिज़ास्टर साबित हो सकता है यूनाइटेड के लिए। Thank you so much for watching this video, or do like this video and subscribe to my channel for more videos like this.